औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखते हैं और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है और कल इंशाल्लाह जुम्मा, और जुम्मे का दिन जो है वो मुसलमान यानी मुस्लिम उम्मा में बहुत ही अहमियत का हामिल है। और जुम्मे के रोज़ हमें पाकिस्तान मिला। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम करे। अल्लाह ताला उन ताकतों से हमें दूर रखें जो कि हमें मनफी पहलू की तरफ लेकर जाती हैं। और तमाम मुस्लिम उम्मा में जितनी भी ममालिक हैं, चाहे वो ईरान है, इराक़ है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, बहरीन है, जितने भी ओमान है, जितने भी ममालिक हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को एक होने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जिस दिन मुसलमान एक होंगे दुनिया में कोई उसका सानी नहीं होगा। जनाब हमें ज्वाइन किया है स्टूडेंट नेस्ट के अली हैदर भाई ने, जो कि आपको मोटिवेटेडली गाइड करते हैं कि आपको किस सिमत में जाना है और कौन सी रिलायबल कंट्री आपके लिए फोकस्ड ऑन रहेगी या आपके लिए बेस्ट रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? बस ऐसा ही चल रहा है अल्लाह ताला। हाँ जी, अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली असगर ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ CS यानी कंप्यूटर साइंसेज के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अल्लाह का करम है। शफकत भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? सबसे पहले हम आएंगे आपकी तरफ। सर मुझे ये बताइएगा कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी जो है वो किन किन इक्वलिटीज़ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? यू आर द प्रोफेसर ऑफ CS। यस सर, हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर है और इसके अलावा डेटा साइंस है। ठीक है। इसके साथ साथ बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है। ठीक है। और इसके अलावा सर मैनेजमेंट के बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स। फार्मडी यस। और इसके अलावा सर हमारे पास मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यानी BBA है। उसके अंदर जैसे हम अंडर ग्रेजुएट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हम मास्टर्स के प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मास्टर्स के अंदर भी बहुत अच्छा स्टूडेंट का इंटेक है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी जो है वो एकेडमिक्स के अंदर जो आपका 6 मंथ का रोल ऑन होता है, उसमें कुछ फीसेस में आपको कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनकी हाई फीसेस हैं आपकी, क्योंकि आजकल विद सॉरी क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, लेकिन आजकल तालीम को भी एक बिजनेस बना दिया गया है। मतलब जितना आपका स्टूडेंट थोड़ा बहुत अच्छा निकल आया या अगर उसने कोई पोजीशन ले ली 1st to 10th स्कूल में, उनकी तो फीसें ही 7-8-10 हज़ार से तजावज़ कर जाती हैं। तो क्या सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का भी यही है कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी सर बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स देता है स्टूडेंट्स को। बाज़ स्टूडेंट्स हमारे 100% स्कॉलरशिप्स पे होते हैं। ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट 100% स्कॉलरशिप पे होते हैं, मगर इसके अलावा जो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उनको हम फॉरेन कंपटीशन के अंदर भी भेजते हैं अब्रॉड। हमारे कुछ स्टूडेंट जापान हो गया है, कुछ स्टूडेंट कोई दूसरे कंट्री हो गया है। तो इसके अगर कोई ऐसे पेरेंट हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते किसी भी वजह से, तो फिर उसको यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटी के पास फैसिलिटी है, दूसरे लोग हैं जो सपोर्ट कर सके एजुकेशन को, तो इस तरीके से हम सपोर्ट करते हैं। और फीसेस के अंदर भी स्पेशल डिस्काउंट मिलता है टैलेंटेड स्टूडेंट को। अच्छा, तो और मुझे बताइएगा कि कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए अगर कोई सलीम हबीब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करे, जैसे कि हमारे यहाँ पर ना आजकल लेबलिंग भी बड़ी होती है। जब आपकी CV किसी के सामने जाती है तो अब आपको CV के अंदर मस्ट मेंशन करना, पहले तो मैंने BE किया, मैंने ME किया, मैंने इंटर किया, मैंने मैट्रिक किया। अब तो स्कूल का भी नाम साथ ज़रूर है और उसकी कौन सी ब्रांच है। इवन दो अगर आप किसी 5 सितारे वाले स्कूल से पढ़े तो उसकी तो एरिया भी बताना पड़ता है कि आप इस एरिया वाले से पढ़े, तो उसकी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी है और वहाँ की फ़ीस थोड़ी एक्स्ट्रा चार्ज होती है। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जब तालीम बराए दिखावा जब हम शुरू कर देंगे तो हम पीछे नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल पीछे हो जाएंगे सर। इसके अंदर टैलेंट निकलना बहुत ज़रूरी हो। टैलेंट निकलता कैसे सर? कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने से। अब हमारे जो काले पीले स्कूल हैं, अगर उसके बच्चे भी वहीं पे कंपटीशन में मौजूद हो जहाँ पे बहुत 5 स्टार स्कूल के बच्चे मौजूद हैं और उसको वो कॉम्पीट कर जाएं, तो इससे ये होता है कि हाँ, जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोअर क्लास तबका है, वो भी उस जगह पे आए। और उस जगह पे लेके कौन आता है? उस जगह पे लेके आता है टीचर। अच्छा, एक बात मैं बोलूँ, समटाइम ऐसा होता है कि जो काले पीले स्कूल के जिसको आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं अपनी ड्रेसिंग से, और मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम ये होती है कि जब काले पीले स्कूल के पास वो 5 सितारे वाला बच्चा आता है जो कि एक लग्जरी 1 करोड़ की गाड़ी से उतर है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल और जो
आपका काले पीले स्कूल का बच्चा है जो कि एक 2 बस से बदल कर आ रहा है, ठीक है, उसका जो लेवल है वो एक तो शटर कर जाता है उसका पहले ही उनके सामने बैठते साथ उसको कॉन्फिडेंस। सेकेंड थिंग यहाँ पर, अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट को तो हर कोई हाथ डाल लेता है ना। ब्रिलियंट स्टूडेंट को जब मैंने एंटर किया तो आई गॉट सेकंड पोजीशन इन ऑल ओवर कराची। तो आदम जी साइंस से मुझे डायरेक्ट एनआईटी से ऑफर आई थी, आप हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर मैं फेलियर में नंबर 1 पे होता तो उसके बाद पास आउट होता तो कभी एनआईटी मुझे पूछता भी नहीं। तो मुझे आप ये बताएं कि वो बच्चा इस पोजीशन लेने वाले ना कब होते हैं, मैं भी निकल गया था। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के ऊपर काम नहीं किया जाता जो कि वाकई में पढ़ने का शौक रखते हैं लेकिन ब्रिलियंट नहीं है। इस बारे में हम बात करेंगे मजीद आपसे। शबीर शफकत भाई आपकी तरफ आते हैं। पेट्रोल का रोना जिंदगी हराम कर दी, सब चीज़ों को महंगा कर दिया, इवन दवाइयाँ महंगी, और जो दवाइयों को ना यूज़ करने का हाल मुझसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल रहेगी, हम किस डगर पर चल रहे हैं? बस ये खुदा ही बेहतर जानता है कि ये किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल का तो ये हम सुन रहे हैं कि ये 1000 तक लेके जाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और दूसरा जो दवाइयों का है वो अफसोस तो ये है कि एक तो मेडिसिन इतनी महंगी कर दी है, और दूसरी वो मेडिकल के अंदर आप देखें तो दवाइयाँ जो हैं वो 2 नंबर आ रही हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल से आप मेडिसिन लेके देख लें और आप किसी अच्छे स्टोर से लेके देख लें, आपको फ़र्क नजर आएगा। अफसोस तो ये है कि हम एक दवाइयाँ भी महंगी दे रहे हैं और फिर दवाइयाँ भी 1 नंबर नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला है। तो हुकूमत इस तरफ देख नहीं रही है। हुकूमत ये कह रही है ना, मैं दिल पे पत्थर रख के जो है वो पेट्रोल महंगा करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। वो दिल पे पत्थर जो है ना अवाम के ऊपर फेंकते हैं, अपने दिल पे नहीं, अपने पे तो शादियाना बजा रहे होते हैं। ऐसे ही है बात ये है। आप देखें कोई भी हुक्मरान आप देख ले, कोई भी ऐसा आप मुझे बता दें कि जिसको अवाम की फिक्र है, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है अवाम के लिए, कोई पेन नहीं है, कोई प्यार नहीं है कौम के लिए। इनका जो भी आता है उसका मकसद ये होता है कि हमने अपनी जेबें भरनी है। अच्छा, कॉम्पिटिटर कोई इनके सामने आ जाए तो फिर ये बीमार भी हो जाते हैं, और जब ये अकेली हुकूमत करती है बीमार भी नहीं होते। ये भी मुझे समझ नहीं आती, थोड़ा सा डिफरेंट है ये बात भी ना। ये एक जो है सिस्टम ही ऐसा है कि जब आप देखें जो अकेले होते हैं तो फिर ये बादशाह होते हैं, ऐसे ही है। और फिर दूसरा होता है, फिर दूसरे पे बोझ भी डाल देते हैं, और जब ये कभी गिरफ्तार भी होते हैं तो फिर आप देखें ये लंगड़े लूले भी बन जाते हैं, और जब हुकूमत मिल जाती है तो इनको स्ट्रेंथ मिल जाती है, फिर ये सारी बीमारियां भी अगेंस्ट कोई नहीं है, लेकिन कोई अगेंस्ट आएगा तो फिर लंदन भी जाना जरूरी हो जाता है, बीमारी बड़ी लग जाती हैं। ये बीमारियां तो यही तो मतलब है कि पाकिस्तान में बीमारियां जो है इनको जो है बता के नहीं आती, ये खुद बीमारियां लाते हैं कि भी हमें ये हो गया। लोग डरते हैं खुदा मेरे को ये बीमारी ना लग जाए, दुआ करते हैं, लेकिन ये कहते हैं जी लग जाए ताकि हम जो है पाकिस्तान से निकल के सेफ साइड पे चले जाए। ये मसला इनका। तो इसलिए आज आप देखिए पाकिस्तान में आप देखिए कितने हालात खराब हो रहे हैं। कराची के अंदर आप देखिए, यकीन करें आप देख नहीं सकते, आप कभी हॉस्पिटल के बाहर लोगों का विजिट करके देखें या रात को देखें, बुजुर्ग लोग बेचारे चीजें बेच रहे होते हैं, यकीन करें। मैं तो 4 बजे से रात में भी सुबह वापस आया। तो आप देख क्या हालत होगी। तो क्योंकि अब देखें ना, आपने कहा कि एजुकेशन का, अब आम बच्चा जो है पढ़ाई नहीं कर सकता। अब आपने देखिए अभी ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में उसके अंदर जो ब्रिलियंट और जो गरीबों का एक सहारा था ये वो छिन गया। उसके अंदर ये कि इतने % फलाने का कोटा, फलाने का कोटा, फलाने का कोटा, तो गरीब आदमी और ज़हीन बच्चा कहाँ जाएगा। तो फिर जब ज़हीन बच्चे नहीं आएंगे मुल्क के अंदर तो फिर तो मुल्क का सिस्टम यही चलेगा ना, फिर कमाने वाले लोग आएंगे, मुल्क को बनाने वाले तो नहीं आएंगे। वो कहते हैं ना कि कमाएंगे तो फिर जो है वो अपने लिए, कहते हैं कि कमाओ और अपना मुस्तकबिल संवारो। शायद हमारा विजन ये रह गया। तो देखिए मुस्तकबिल तो आप किसी का आप मुस्तकबिल खराब करके अपना मुस्तकबिल बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, थोड़े दिन चलता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखें, कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आप देखें ना, दुनिया के अंदर आप देख लें, आप भी गए हुए, हर बंदा जो अपने मुल्क के लिए सोचता है, अपने लोगों के लिए सोचता है, लेकिन यहाँ वायद ये है कि हुक्मरान जो भी आएगा बोलेगा सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, ताकि बाहर से इमदाद आ जाए। ऐसे ही है यहाँ ये नहीं है कि ऐसे आफात कुर्बानी देते ना अपने लोगों को मार के, इमदाद आ जाए फिर हम संभाल के रखे, वो इस्तेमाल नहीं करते। कितनी महंगी जानों की कुर्बानी का हमें इमदाद आई है, हम क्यों खर्च करें। देखें कितने किफायतशान है वैसे तो हमारे हुक्मरान। बस क्या कह सकते हैं, जो इमदाद आती है वो लोगों तक भी नहीं पहुंचती। ऐसे ही है। अभी भी आप देखें सैलाब ज़दगान जो है बेनजीर के शहादत के ऊपर जिन लोगों की गाड़ियां गई हैं उनको कंपलसेट अभी तक नहीं किया गया, वो बेचारे अभी तक जो है घूम रहे, कोई नहीं मिल रहा। दुख में रहे ना वो, इसलिए नहीं देते कि गाड़ी दे दी तो दुख कम ना हो जाए, इसलिए कि देखें विजन हर चीज़ का डिफरेंट है, तो हमारा देखने का नजरिया थोड़ा गलत है। अगर हम सही नज़र से देखें तो चीज़ें सही हो जाएंगी। शबीर भाई आते हैं, अली अदर भाई मुझे बताइएगा कि आपका एक
ऑफिस आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो लोकेशन क्या है, और आप भी इस वजह से शिफ्ट तो नहीं करेंगे थोड़ा सा इलाका पोश में जाएंगे तो फीसेस बढ़ जाएंगी, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। कुछ हो सकता है, बंदा हुकूमत से इंस्पायर हो जाता है ना? नहीं, एक्चुअली शिफ्ट करने की वजह यह है कि हमारा सीजर्स टावर शार फैसल पे हमारा ऑफिस जो था, अब आपको भी पता है कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं सीजर्स मतलब वो शार फैसल पे ही होते हैं प्रोटेस्ट, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अब ऑफिस में आप जो है कुलीग्स पहुंच नहीं पाते हैं। फिर अब की दफ़ा पीएसएल में ये हुआ था कि पीएसएल के दौरान जो प्रैक्टिस के लिए टीम जा रही थी, ट्रैफिक पूरा जो है हाईली प्रोटोकॉल उनको दिया गया था। तमाम वजूहात को देखते हुए फिर हमने सोचा क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 7 डेज़ में से 5 डेज़ इन अ वीक हम वर्किंग करते हैं तो 3 दिन हम सुकून से आते हैं, 2 दिन कोई ना कोई मसला रहता है, कहीं से घूम के आना पड़ता है। तो हम शार फैसल से मूव होके गुलशन इकबाल की तरफ आ रहे हैं। मतलब मेट्रो के सामने ही आ गए कहीं? थोड़ा सा आगे मेट्रो से, क्योंकि गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 पे हम आ रहे हैं। सही, तो मेट्रो से गुजर के जाएंगे ना? एग्जैक्टली, यहाँ से गुजर के जाएंगे बिल्कुल। और आप हम नीचे ऑफिस एक लगाते हैं कि यहाँ एंट्री कराएं फिर अली अदर के पास जाएं। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो ओल्ड लसानिया रेस्टोरेंट जो था उसके बिल्कुल अपोजिट गुलशन 10 पे हम मूव हो रहे हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह विद इन दिस वीक हमारा प्रॉपर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। और डेफिनेटली सी बात है अब क्योंकि माशाल्लाह आपके साथ हमारा एक सिलसिला रहता है मेट्रो में और आपके साथ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्वेरीज हमारे पास आती हैं विद द रेफरेंस ऑफ मेट्रो मुस्कुराती सुबह विद ज़िशान, तो उनको हम स्पेशल डिस्काउंट भी अब की दफ़ा ऑफर करेंगे बिकॉज ऑफ कमिंग टू द न्यू लोकेशन। ओके जी, वो डिस्काउंट के ऊपर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ सवालात और हैं जो मैं आपसे करूँगा, फिर हम डिस्काउंट की तरफ आएंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट का सुन के ना समझते नहीं कि हमारे लिए कौन सी जगह बेहतर है, बट डिस्काउंट मिला हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सी जगह बेहतर है। हम सर आपकी तरफ दोबारा आते हैं सर। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं सीएस की, तो कंप्यूटर साइंस इज द की फॉर एनी एजुकेशन, लाइक एआई के ऊपर भी आप कंप्यूटर पे ही काम कर रहे होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तालीमात इतनी नहीं है, कंप्यूटर बड़ा कोई मुश्किल सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा वैसे एक बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर अ प्रोफेसर ऑफ सीएस, लेकिन वो बड़ा सिंपल सिटी में है, वजह क्या है? मतलब आप मैरिड हैं? जी, डरते बहुत हैं या नहीं सर, बस यही मेरा लाइफस्टाइल है इसी तरीके से। क्योंकि सीएस के जितने भी मैंने, यानी मेरे यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर का एक ही सेक्शन मतलब सब्जेक्ट आया था, मेरी तो जिंदगी हराम हो गई थी 6 में। मतलब वो मुझे आज भी अपना सेमेस्टर याद है, वो मैंने कैसे पढ़ा था। मतलब आई वाज द स्टूडेंट, लाइक मैं एनआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मुझे मैं 4 महीने शुगल मेला होता था, उसके बाद मैं रेडियो जरूर करता था, लेकिन मैं 2 महीने गायब हो जाता था। सही है। मैं कोई एक्टिविटी में नहीं, यूनिवर्सिटी अपना पढ़ा, उसके बाद रेडियो आ गया या टीवी कर लिया, तो बस इससे ज्यादा नहीं। नाइस। तो वो जो 6 महीने थे वो मैं प्रॉपर्ली गायब था। तो मकसद ये था कि हमें सीएस का ऑरा, मैं आपसे जानूंगा कि इतना सिंपल ऑरा में टीचर्स होते नहीं, तो आप किससे इंस्पायर हुए, ये सब चीजें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़िशान सर। और जी जनाब, वेलकम बैक। और हम क्या कहते हैं अपने प्रोफेसर साहब से ही बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, सिंपल ऑरा के अंदर वाकई में जब आप सिंपल ऑरा में आते हैं तो स्टूडेंट भी आपसे अपने दिल की बात कह देता है। यानी फ़र्ज़ करें मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर, सर प्रिंसिपल साहब बुलाकर सुना ना दें, कुछ मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, सर आप चल कर बात करें। इस ऑरा में तो मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन आप वो मैं अपने ही एक सर को कहता था, वो चेन वेन पहन के आता था अक्सर, मैं सर बेगम की छोड़ दिया करें, कहीं उन्होंने जाना होगा तो क्या करेंगे आप, तो शाम तक यहाँ डिपार्टमेंट में होता है। तो मुझे ये बताएं कि कभी नहीं हुआ कि मैं यार थोड़ा सा वैक करके जाऊँ, मैं वो टाइप थोड़ा सा बनूँ? नहीं सर, ये मुझे सूट ही नहीं करता, और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ जो चीज़ आपको सूट करे आप वही करें, तभी आप फिट रहते हैं उसके अंदर। नहीं, फिट भी रहते हैं और दूसरों के लिए हेल्पफुल भी रहते हैं। ट्रू 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 सर, दिस इज़ व्हाट आई एम। माशाल्लाह। मैं यही तरीके से पहनता हूँ कपड़ा हमेशा, जिस कहीं पे भी जाना हो, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट आपको लाइक भी करते हैं और फैकल्टी भी आपको लाइक करती है असल में। और फिर विद सॉरी, आजकल का बड़ा एक रुझान है टीचर के ऊपर, टीचर पे लाइन भी नहीं पड़ती है, बेगम भी सिक्योर रहती है, वो बेचारी प्रॉब्लम में रहती है। तो मकसद, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बताया कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं? जी ठीक है जी सर। तो ऑनलाइन फॉर दोज पीपल स्टूडेंट दोज हु आर नॉट रेगुलर इन द क्लास की क्वालिटी में, या वो लोग हैं जो कि अपने आप को फ्रेशर करना चाहते हैं, पढ़ लिया
इक्वलिटी डिफरेंट में काम कर लिया, अब नहीं यार मुझे सीएस की तरफ, कंप्यूटर साइंस की तरफ वापस आना है, तो मुझे रिफ्रेशर कुछ करना है कि क्या चल रहा है, तो उसमें भी आप हेल्प आउट करते हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। और स्पेशली हमारा फोकस वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मगर अन अपॉर्चुनिटी की वजह से वो कराची नहीं आ सकता या कहीं और नहीं जा सकता, ज़रा रिमोट एरिया के अंदर हो, तो इसके लिए हम उनको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ भी कराची के अंदर भी सर बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड ना करने के साथ साथ वो टाइम भी अफोर्ड नहीं कर सकता। शाम की क्लासेस बच्चियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन की तरफ आते हैं। और ऑनलाइन के अंदर क्लास की साइज लिमिटेशन में नहीं है, आप एक वक्त के अंदर 1000 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं यूट्यूब के अंसार अली आपके कोई स्टूडेंट है लास्ट ईयर पास आउट? मेरे बहुत स्टूडेंट हैं। अंसार अली, आई एम वाचिंग यू सर एंड यू आर द बेस्ट टीचर इन whole the world, I must say. Other than that what I am just because of you. बहुत शुक्रिया अंसार, आपका बहुत शुक्रिया। अली ये भी आलिल अंसार हैं, ये बहुत शुक्रिया। बड़ा डिफरेंट नाम है आलिल अंसार, बच्चे रख सकते हैं जो नई शादी हुई है, आप रख सकते हैं आलिल अंसार। तो एक और स्टूडेंट है आपके, उन्होंने कहा कि सर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा और उनका प्रेजेंट स्टूडेंट हूँ, सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये अगर किसी कमजोरी देख लेते हैं तो उसको अया नहीं करते, बल्कि उसको समेट कर रखते हैं, अकेले में बताते हैं और इस तरह का एक बाउंड बनाते हैं कि जैसे यस तुम्हारे बाप के बाद सिर्फ मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऑनलाइन क्लास में सर बहुत तेज तेज बोलते हैं जबकि क्लास में बड़ा अच्छा बोलते हैं। कंप्लेन आ गई? बात एक कंप्लेन दुरुस्त कह रहा है। तो कंप्लेन तेज क्यों बोलते हैं, क्या मतलब? बेगम ने क्या बोला था कि आप मैंने हंडिया को रख दिए, समझ हंडिया पका दीजिए, क्या मतलब, क्या रीजन? सर ऑनलाइन की क्लास के अंदर है ना, हमारा बहुत पेस तेज होता है। इसका रीजन ये है कि जो हमारा लेक्चर क्लास के अंदर आधे घंटे के अंदर होता है, वो ऑनलाइन के अंदर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के अंदर 15 मिनट से 20 मिनट चला जाता है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाता हूँ, जो मेरे रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं कोचिंग के अलावा, उनकी भी मैं एक कॉपी अपने यूट्यूब के चैनल पे रखता हूँ। और इसकी मुझे मोटिवेशन कहाँ मिलती है, मेरे पास एक बच्चा आता है और कहता है कि सर आप अपना लेक्चर अपलोड नहीं करें, सर सब सही है। मैंने कहा यार मैं क्लास तो ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, मुझे फलां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने कहा है कि अपने सर को कहिएगा कि लेक्चर अपलोड कर लें, क्योंकि हम तो वहीं से पढ़ते हैं। ज़बरदस्त। एक और बंदे ने कहा कि मैं जो है वो इनके लेक्चर्स ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर देखता हूँ और जो पढ़ कर गया, मैं तो जुगाड़ से पढ़ा हुआ बंदा हूँ, लेकिन अब इनको सुनते हुए पता चलता है कि यस पढ़ना बहुत अच्छी बात है। सर जी देखिए, ये अचीवमेंट्स होती हैं आपकी। बहुत शुक्रिया सर। ओवर द बिहाइंड आप नहीं है, आप यहाँ उस जगह पे मौजूद नहीं जहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। आपकी तरफ आते हैं शबीर भाई, जब इतने अच्छे टीचर हमारे पास हो तो ऐसे को हुक्मरान नहीं होना चाहिए वैसे? दरअसल ऐसे टीचर जो है ना, ये मैं समझता हूँ कौम का भी सरमाया और मुल्क के लिए भी फ़ख्र है, क्योंकि आज ऐसे टीचर मिल नहीं रहे। ऐसा ही है ये जैसे हमारे बुजुर्ग बताते कि ऐसे टीचर होते थे कि पीछे लग जाते थे स्टूडेंट को। और इन्हीं के स्टूडेंट ने कहा, मैं तो देखिए इनको फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही कि तुम्हारे बाप के बाद मैं तुम्हारा सहारा हूं कि जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, ये पढ़ने में मदद करेगा। देखिए ये उस वक्त के दौर की बात है कि जब स्टूडेंट को वो अपनी औलाद समझते थे, वो तख्ती वाला जो दौर, तख्ती वाला दौर था। और अगर ये इस तरह की इनकी फीलिंग्स है तो मैं समझ रहा हूँ ये इज अ ग्रेट पर्सन, क्योंकि याद रखे टीचर से जो बच्चा जो सीख सकता है ना, वही सीख सकता है। आज टीचर जो ऐसे नहीं मिल रहे, इसलिए आज तालीम का फुकदान है। आज स्टूडेंट गुंडा बन रहे हैं, स्टूडेंट नहीं रहे। नहीं असल में एक बार शबीर भाई, मैं विद सॉरी यू आर अ प्रोफेसर, लेकिन आजकल टीचर्स की भी प्रॉब्लम यह है कि वो क्लास में कोई अच्छी लड़की या कोई अच्छा लड़का देख लेंगे, या तो उससे दोस्ती करने की करेंगे, या फिर वो GF-BF वाला सीन निकल आता है। विद सॉरी ये मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ कि ये देखिए, अभी आपने इनसे अपीयरेंस की बात की कि आप ऐसे ही रहते हैं, सादे हैं। हाँ, तो ये टीचर का होना चाहिए कि साफ सुथरा हो, फैशनेबल ना, ये सिंपल हो। और जब ये सिंपल जब आएंगे तो आपकी वो सोच ही और होगी। जब आप बन ठन के आएंगे, टीचर परफ्यूम्स लगा के आएंगे, सारी चीजें एक हीरो स्टाइल के साथ आएंगे, तो टीचर परफ्यूम तो लगाएं, बच्चे भी होश हो जाएंगे, क्या करें शबीर भाई, बंदा बेचारा बाइक पे वो टीचर नहीं तो उसका मिजाज। अभी आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटी में, भावलपुर यूनिवर्सिटी का आपने देखा कि वो स्टूडेंटों को रोज कंप्लेंट्स आ रही हैं। लेकिन ऐसे टीचर्स अगर होंगे जो बिल्कुल अपनी औलाद की तरह बच्चों को समझेंगे, तो वो स्टूडेंट भी जो है एक अचीव करेंगे और मैं समझता हूँ मुल्क और कौम के लिए अच्छा सरमाया बनेंगे, क्योंकि ऐसे टीचरों की जरूरत है। ऐसे टीचर अगर अभी भी सामने आएंगे तो मैं कहता हूँ कि तालीम का मेयार बहुत बुलंद हो जाएगा असल में। और इनके बारे में प्रोफेसर साहब के, आई लव टू कॉल यू प्रोफेसर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर नेम, तो जो प्रोफेसर साहब है ना, उनके लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि ही इज द वन हु कैन स्पीक
एंड टॉक ऑन एनी काइंड ऑफ अ टॉपिक रिलेटेड टू एनीथिंग। ऐसे ही रहो सर। बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम ये है प्रोफेसर साहब का कि प्रोफेसर साहब ने हमें खुद इनका जो बैठने का अंदाज, जो बोलने का अंदाज, हलीम तवा तबीयत जो है वो, और फिर उर्दू पे फोकस रखना, मुझे खुद इनकी इज्जत करने पर मजबूर करा है। ये चीज़ आपके अपने गिरफ्त में होती है ना, जैसे कि हम ये कहते हैं कि दिल पे पत्थर, ये भी बोले मैंने दिल पे पत्थर रख लिया, स्टूडेंट फेल करा दिया। जैसे महंगाई का पेट्रोल बढ़ा तो दिल पे पत्थर रखा और पेट्रोल बढ़ा दिया। अब ये बोले मैंने भी दिल पे पत्थर लगा, अपने पूरी क्लास फेल करा दी, तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना काम। नहीं जी, देखिए टीचर अच्छा होगा ना तो स्टूडेंट डफल भी होगा ना, वो चल पड़ेगा। ऐसे ही है। क्योंकि टीचर को देख के स्टूडेंट होता है कि आपने पढ़ाने का एक आपका अंदाज होने, फिर आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, फिर आपको ये स्टूडेंट की फिक्र होनी चाहिए। अगर आप ये समझिए कि मैंने भाई एक आधे घंटे की क्लास है पढ़ाना और चले जाना और तनख्वाह उठानी है, फिर आपका तो कोई टारगेट कुछ, आपका तो एम ही नहीं है ना। ये जो टीचर्स हैं, ये जो खिदमत कर रहे हैं, इनका एम है कि मैंने बच्चों को, इसीलिए अब आपने मैसेज भी आए कि बच्चों को अपना बेटा समझ रहे, अपनी औलाद समझ रहे हैं, तब सारी बात बनेगी। और अपने से आगे निकलते हुए अपने स्टूडेंट को देखना। हर उस्ताद की, सर हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि मेरा स्टूडेंट जो है आगे निकले। ऐसे ही है। और यकीन करें, मैं खुद भी टीचर रहा हूँ। मैं जब एक दफा मैं अपनी मिसेस के साथ जा रहा था तो हमारी बाइक जो थी पंचर हो गई। तो एक ना, आपको पता लियारी के क्या हालात हैं, तो एक कार आकर रुकी और एक बंदा जो है ना दाढ़ी वाला शलवार कुर्ते से बाहर निकला। मैं तो क्या, काम हो गया भाई हमारा, हाँ जो है निकाल वो हो गया। वो आया, उसने बड़े अदब से सलाम की, बोला सर आप अपनी मिसेज को बैठा के गाड़ी में, सामने पेट्रोल पंप है, उधर पंचर है, आप उधर लेके चले, मैं घसीट के लाता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो मैं यकीन करें हैरान हो गया कि आज के दौर में भी बच्चे, तो इस वही बात होती है कि जब आप स्टूडेंट को प्यार देंगे, स्टूडेंट का ख्याल रखेंगे, तो उनके दिल में भी आपके लिए एहतराम आएगा। जब स्टूडेंट के साथ आप ऊट पटांग बातें करेंगे, आप उनकी फिक्र नहीं करेंगे, आपको ये पता ही नहीं कि मैंने कोर्स मुकम्मल करवाना है यार। और हंसते हुए बात ये करना कि बेटा देर से कहीं रात में डेट पे तो नहीं है। ऐसे टीचर भी मैंने देखे हैं जो गुटखा खा रहे होते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं। आप क्या मैसेज देंगे? गुटके वाले तो ऐसे भाई होते हैं सारे एक दूसरे के सगे भाई के, वो भाई नहीं होते, गुटके वाला जितना भाई होता है। मैं यही ऐसे ही है ना। तो ये अगर ऐसे हैं हमारे पास बैठे हैं तो हमारी खुशकिस्मत है, और पाकिस्तान के लिए भी फख्र की बात है। ओके, जिस यूनिवर्सिटी में है उन स्टूडेंट के लिए भी फख्र की बात है कि ऐसे टीचर्स हैं। तो ऐसे टीचर जो है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर हैं तो है, लेकिन वो कुछ तो डर जाते हैं बेचारे, कुछ को तो बेचारों को वैसे ही रिटायर, अभी भी आप देखें। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, एक गुटके वाले से मैं दिल से प्यार करता हूँ और वो मेरा जिगर है, और वो उसको पता नहीं वो खाता है नहीं खाता, लेकिन अदील नाम है उसका, एंड आई लव यू अदील, लव यू अलॉट। ये वाली एक बड़ी अच्छी बात मैं अदील के बारे में बोला इस वक्त, जो भी हमारे पैनल में जो भी लोग मौजूद हैं, अदील भाई का एक है कि ब्रेक लेने का जब बात आती है ना, ब्रेक ले लो यार, कह रहा हूँ ब्रेक ले लो यार, अरे यार ब्रेक ले ले वाली चीज कि वो एकदम पटड़ी से बिल्कुल लविंग पटड़ी पे आ जाता है। तो अदील इज द वन जो कि एनर्जेटिक भी है, हाँ गुस्सा जब आता है उसको मैंने देखा, वाकई में एनर्जेटिक जो होता है वो गुस्से वाला भी होता है। तो वाकई में फॉर दैट मैं इस वक्त बताऊंगा कि हमारे साथ मौजूद है अदील भाई, मौजूद है हमारे व्हाट्सएप, मौजूद है हमारे इस वक्त बासित भाई, मौजूद है इरफान भाई हैं या आसिफ भाई हैं, मुझे नहीं पता कंप्लीट, और हमारे वहाब जो है वो गुस्से वाला बच्चा, आपने देखा होगा माइक दे दो, तो वो मौजूद है। रमीज खान द कैप्टन ऑफ द शो, नहीं कैप्टन ऑफ द शो तो अदील भाई है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो जो हमारे रमीज खान है वो हमारे साथ मौजूद है। हम आपकी तरफ आते हैं, मुझे एक बात बताएगा कि वो कौन सी, ये देखिए आप बच्चों को कहते हैं कि आगे बढ़े ना, ये कहते हैं मुल्क से ही बाहर चले जाए, ये वाले स्टूडेंट टीचर। तो मुझे ये बताएं कि आप जो है वो कौन सी ऐसी पॉकेट फ्रेंडली कहेंगे या एफिशिएंट कंट्रीज जहाँ पे आप स्पाउस के साथ जा सकें? अच्छा देखिए, स्पाउस के साथ इस वक्त हमारे पास 2 कंट्रीज़ हैं जो यूरोप साइड में, एक फिनलैंड और स्वीडन। अच्छा, स्वीडन पे थोड़ा सा इस वक्त देखा जाए तो बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग वॉर वीज़ा रेशो कम हुआ है। फिनलैंड का भी यही है, तो पाकिस्तानियों को फिनलैंड पे ये इशू नहीं आया है। नहीं, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी तो मैं ऑन एयर इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो कुछ कैटेगरीज में, जैसे यूएई ने नहीं समझ जाए, यूएई ने जिस कैटेगरी को कहा कि हम उसका वीज़ा नहीं देंगे, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम। अच्छा, ये फिनलैंड पे ऐसा है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे 3 केसेस जो हैं इस विद स्पाउस अल्हम्दुलिल्लाह डन हुए हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वीज़ा रेशो जो प्रोसेस है वो डिले हो गया, डैट गॉट डिलेड, बट ये है कि फिनलैंड इस वक्त एक ऐसा कंट्री है जो आप अपने स्पाउस विद योर किड्स जा सकते हैं। यहाँ से फिनलैंड अगर हम बात करते हैं तो कितना डिस्टेंस पे होगा, मतलब अगर जो जाना चाहते हैं? देखिए, फिनलैंड के लिए हमारे पास 2 सिनेरियो होते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आई मस्ट से दैट, कि इसके लिए आपको इसकी एम्बेसी यूएई पे, तो इसको जब आपको यूएई जाना पड़ता है फॉर द इंटरव्यू। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा, तो वर्चुअल इंटरव्यूज नहीं होते इनके? नहीं, वर्चुअल इंटरव्यूज नहीं होते, फिजिकल, क्योंकि आपको पता है जो कुछ लोग वर्चुअली
मतलब कहते हैं ना कि वो गोल माले वाला काम कर जाते हैं, तो कहते नहीं आप आए, स्पाउस के साथ आएँ, जो आपका मेन कैंडिडेट है वो भी आएगा और सपोर्टिंग कैंडिडेट भी होगा, जो इंटरव्यू होगा वो मेन कैंडिडेट का होगा। तो फिनलैंड को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बहुत सारे लोग हमारे पास क्वेरीज आती हैं जो कि कनाडा विद अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं। कनाडा ने बहुत सारी चीज़ें टफ कर दी हैं इस वक्त, और कनाडा में महंगाई भी बहुत अच्छी वाली हो गई है। कनाडा और लंदन तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसी इतनी टफ कर ली है कि वो और क्राइटेरिया ऐसा कर लिया है कि पाकिस्तानी है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अनफॉर्चुनेटली ओनली फॉर पाकिस्तानी ऐसा है। यूएस स्टेट कह चुका है वी डोंट वांट मुस्लिम, तो वो तो उल्टा डिपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। वो तो मतलब किसी मुस्लिम को नहीं मानते ना कि वो तो इवन दो कितने मुस्लिम की तो उन्होंने नेशनलिटी खत्म कर दी बिकॉज दे आर वेरी रिलीजियस और वो मस्जिद जा रहे हैं 5 टाइम नमाज पढ़े, तो उनको खत्म कर दिया। तो इस वक्त इसके अलावा देखा जाए तो अच्छा हमारे पास यूरोपियन साइप्रस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो यूके जाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है, वो 1.5 CR का बैंक स्टेटमेंट शो नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं अगर उनकी CGP अच्छी है, IELTS उनका 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 ईच मॉड्यूल है, तो यूरोपियन साइप्रस को वो एज अ पाथवे ले सकते हैं, क्योंकि वो यूरोपियन साइप्रस जाते हैं वहाँ पे वो यूके की ही यूनि पे पढ़ते हैं या जिस कंट्री पे डिज़ायर्ड कंट्री उनका जर्मनी है या बेल्जियम है, और आफ्टर पासिंग 1 ईयर या 2 ईयर वो अपने डिज़ायर्ड कंट्री पे जाके एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। तो यूरोपियन साइप्रस एक बहुत अच्छा कहना चाहिए हमारे पास ऑप्शन है। और मैं यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट हैं जो कि पहले उन्होंने मुझसे आइल्स पढ़ा, फिर वो एक कंसल्टेंट के पास गई और वहाँ पे बेचारी के साथ वो मतलब थोड़ा सा कुछ कहना चाहिए चीज़ें वैसी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, एंड देन शी केम इन डिप्रेशन। देन अगेन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, देन हमने माशाल्लाह उनका केस किया। तो अभी कल ही बिलाल जो कि मेरे मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि उनका यूरोपियन साइप्रस का वीज़ा आ गया, तो हमने उनको विश किया। तो यूरोपियन साइप्रस इज़ द बेस्ट वे एज अ पाथवे। प्लस हमारे पास इटली है, बजट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली कंट्री कह सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर करूँ कि इटली में अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो 35 लाख हो गया है। रोमानिया है हमारे पास, बुल्गारिया है हमारे पास, ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, शेंजन में भी आते हैं, और इनमें यह है कि आप अर्न भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, बंदे ने लिखा है अली भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी सबसे अच्छी बात कि आप क्लियर बात करते हैं और बुरी बात यह कि आप सच बोल देते हैं तो लोगों का दिल भी टूट जाता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आपकी और जिशान भाई की नॉलेज के लिए बता दूं, हमें तो एथियोपिया और वीज़ा रिजेक्ट कर देता है, बाकी और किसकी बात करेंगे। इतनी गंदी बात है वैसे ना। अच्छा नहीं, देखें कि बात ये सही है कि मैं स्ट्रेट बता देता हूँ, क्योंकि वी बिलीव इन गुड टू बी ट्रू। देखें अब मुझे पता है, मेरी टीम ने एक असेसमेंट किया, मुझे पता है वो कैंडिडेट उस कंट्री नहीं जा सकता नहीं, एक जनरल बात कर रहे हैं कि देखिए मेहनत ज़्यादा है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने यार केस पुट ऑन किया, जैसे कि मैं प्रोफेसर साहब के पास आया, मैंने केस पुट ऑन किया कि सर मैं पढ़ने में बहुत वीक हूँ, मेरी मदद करें, मुझे हाईली वही सब्जेक्ट टॉपिक्स को कैटर करें जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। Exactly. मैं पूरी किताब नहीं छान सकता, तो मैं यहाँ तो रिकमेंड अपनी लोगों ने किया, मैंने अपनी केस डाल के मैं इजीली फ्री हो गया कि सर ने मेहनत करनी है। आपको तो ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी कि जहाँ पे एथियोपिया में रिजेक्ट कर रहा है तो पीछे क्या रहेगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। लेकिन वही बात है कि इस वक्त द गुड साइड इज़ दैट कि यूरोप में हमारा जो है रेशो बहुत अच्छा है। जर्मनी की अगर मैं बात करता हूँ, बेल्जियम की बात करता हूँ, तो यहाँ के लोग दे आर रियली वेलकमिंग अस, और वहाँ पे अच्छी एजुकेशन AI से रिलेटेड, मीडिया साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेल्जियम पे, जर्मनी पे, क्रोशिया पे भी है। इनफैक्ट दैट क्रोशिया भी इस वक्त थोड़ा सा बजट फ्रेंडली कंट्री आ रहा है। बट द थिंग इज़ दैट कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे भी एजुकेशन दी जा सकती है, और ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि वहाँ पे वर्किंग आवर्स उनको लीगल दिए जाते हैं, जिसमें एक कैंडिडेट बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। नहीं, कौन सा कंट्री, कौन सी? जर्मनी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। जर्मनी का तो वैसे भी कहना ना रेशो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बच्चे चले गए तो वहाँ पर भी थोड़ा रेशो कम हो गया वीज़ा, ये रिजेक्ट नहीं होता, प्रोसेस होने का। एक्चुअली इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ आपको निशान, कि सिनेरियो ये कि जर्मनी में हर कोई जाना तो चाह रहा है, लेकिन उसको कंसल्टेंट ये नहीं बता रहा है कि उसकी प्रोफाइल आया कि मैच कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि जर्मनी का एजुकेशन क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ हो गया। पहले जब हम स्टूडेंट्स को 5.5 बैंड्स पे भी जर्मनी भेज देते थे, लेकिन अब 5.5 बैंड्स में जर्मनी नहीं जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, उसको एटलीस्ट 6.5 ओवरऑल और नॉट लेस देन 6 मॉड्यूल चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि स्टूडेंट की इंटायर टीम जो है, हम सबसे पहले फोकस करते हैं स्टूडेंट की काउंसलिंग पे,
काउंसलिंग के बाद देन वी लेट द पर्सन नो कि अब आपकी प्रोफाइल के लिहाज से ये कंट्री आपके लिए सूटेबल है विद योर बजट एंड एवरीथिंग। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट कहता है कि नहीं मुझे बेल्जियम ही जाना है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसकी प्रोफाइल मैच नहीं कर रही, तो हम कभी ये नहीं करते हैं कि हम उसका केस ले लेंगे और हमें पता है कि एंड ऑफ द डे वो रिजेक्शन ही आनी है, एडमिशन नहीं आना है। नहीं, हम उन्हें क्लियर डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं कि आप बेल्जियम नहीं जा सकते, उसकी वजह ये है, इसके अलावा वी हैव फर्दर बेटर ऑप्शंस। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस बात को समझते हैं, फिर उनके पेरेंट्स आते हैं, वो फिर इस चीज़ को बहुत सारे उसको जाती लेके कहते हैं ये तो बंदे ही खराब है, चले कहीं और चलते हैं। एग्जैक्टली ऐसा भी होता है। इधर आते हैं। चलिए जी, अब हम आपको थोड़ी सी मैं तफसील पहले बताना चाहता था, लेकिन मैंने कहा पहले मैं बात कर लूँ तो लोगों का कि बेसिकली जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं वो PhD इन AI हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि PhD इन AI आपको मिला था, मतलब इसके अलावा भी और कोई फील्ड थी या AI को बहुत ज़्यादा दिल से आपने कहा कि नहीं अब तो रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी आने वाली है? बहुत अच्छा सवाल है सर, मगर इससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक ऐड करना चाहूँगा। आपके सामने जो आज अली असगर बैठा हुआ है वो क्लास 3 में 10 में से 8 सब्जेक्ट में फेल था। इंतहाई पुअर स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर अली था हमेशा से। अली अपने अब्बा के पास जाता है और कहता है कि अब्बा मैंने 25 में से 25 मार्क्स लिए क्लास 3 या 4 के अंदर। मेरे फादर का नाम है सर हुसैन। तो अब्बा कहते हैं बेटा 25 में से 25 नहीं है, ये 25 में से 2.5 है। ओके। यानी क्लास 3-4 के बच्चे को पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो था अली। ठीक है, सही हो गया। मोहल्ले के बच्चे अब्बा के पास पढ़ने के लिए आते थे और अली अब्बा के पास जाता था 8 फेल के रिजल्ट के साथ। मगर कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशर नहीं किया पढ़ने पे, नेवर एवर। और यही वो वजह है जिसकी आप तारीफ कर रहे थे कि सर ऐसा क्या था, क्या आप ऐसे ही हैं? तो सर ये वो रीज़न था, मैं ऐसा ही हूँ। और यही चीज़ मैं exactly. अपनी टीचिंग के अंदर पुश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के अंदर कि बेटा मुझे बॉदर नहीं करता तुम्हारा ग्रेड, मुझे बॉदर करता है तुम्हारी मेहनत। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहता हूँ कि देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं पर्सनल आपसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने PhD किया, कि बट PhD की अगर मैं बात करूँ तो एक हाईली स्कोर्ड होता है सर, एक मिडल होता है और एक बिलो द मिडल होता है। आप कौन से वाली कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं कि यस आई एम PhD पर्सन बट आई एम PhD डॉक्टर, लेकिन मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन के निकला? मैं एक एवरेज था, मैंने जो पढ़ा वो मैंने अपनी मेहनत से पढ़ा, मैंने जो रिसर्च की एज ए PhD डॉक्टर, मैंने जो रिसर्च की, जिस चीज़ पर मैंने रिसर्च की, वो 100 में से मैंने सिर्फ 60 मार्क्स उठाए। एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पर्सनल 60 थे, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। सर मैं अपने आप को बहुत टैलेंटेड नहीं गिनता, मैं अपने आप को बहुत मेहनती गिनता हूँ। ज़बरदस्त। यानी मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ। मुझे टाइम लगता है सीखने में, मुझे बहुत टाइम लगेगा, मगर मैं रोज़ करूँगा। ठीक है, और थोड़ा करूँगा मगर करता चला जाऊँगा। और मैं यही समझता हूँ यही सक्सेस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक दफ़ा मेरी बेटी मेरे पास आती है और कहती है कि बाबा, मेरी बड़ी बेटी क्लास में फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेती है, दूसरी बेटी फर्स्ट सेकंड पोजीशन नहीं लेती। वो आती है और कहती है कि बाबा अगर मैं फेल हो जाऊं तो, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, मैं फेल हो गई तो? पापा कहते हैं कि बेटा अगर तू पूरी मेहनत करके फेल हो गई ना तो पार्टी करेंगे, और अगर बगैर मेहनत किए फेल हो गई तो पापा को अफसोस होगा। हमारे वाले तो छित्तर उठा उठा के मार देते हैं फेल क्यों है, पैसा बर्बाद हो गया। थोड़ा टाइम दे बच्चे को, वो खुद सीखेगा। सही। और उसको अच्छा माहौल दें। सही। अगर आप उसको अच्छा माहौल देंगे तो वो खुद सीख जाएगा। सर एक रिसर्च है, उस रिसर्च के अंदर काम ये हुआ कि 2 माइस लिए गए, चूहे, उन दोनों को हेल्थ एक ही थी, मगर एक चूहे को बिल्ली के सामने रख दिया गया और दूसरे चूहे को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया, नहीं खाना पीना सब टाइम पे, 1 महीने तक छोड़ दिया। उसके बाद उन दोनों चूहों को मेज में छोड़ा, भूल भुलैया में, और देखा गया कि कौन सा चूहा मेज ट्रैक कर लेता है, यानी डेस्टिनी तक पहुंचता है। तो देखा कि जो अच्छा चूहा था ना, जिसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वो मेज को ट्रैक कर जाता है, और जो चूहा बहुत स्ट्रेस में रहता है वो मेज ट्रैक नहीं करता। यही हमारी सिचुएशन होती है। अगर आप अपने बच्चे को ये कहेंगे बेटा अगर तू फर्स्ट नहीं आया ना तो देख लेना, और अगर आप अपने बच्चे को कहेंगे बेटा अगर तू पूरी मेहनत करके भी फेल हो जाता है फिर भी हम सेलिब्रेट करेंगे, आप देखिएगा आपके बच्चे के अंदर ग्रोथ आएगी ही आएगी। लेकिन आजकल के जो बच्चे यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन शबीर भाई यही वाली बात है, आजकल के बच्चों का बोले वो फोन पे लग के फेल ही हो जाएंगे, बोलेंगे मामा ने तो पार्टी करनी है, वो फोन पे आपको इतना। असल में हमारे यहाँ के जो अब का बच्चा है
वो अपने वालिदैन की हर मेहनत को देखें। एक बात है कि आजकल की फ़ीस अफोर्ड करना हर दौर में हर माँ बाप बहुत मुश्किल से फ़ीस अफोर्ड कर देते हैं। आपकी बात करें कोई आप लोगों का बहुत 200 साल पुराना दौर नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले का दौर तो होगा ही ना। मैट्रिक की बात करें आप लोगों की, तो मकसद ये कि 20 साल पहले भी माँ बाप के लिए महंगाई थी, आज के दौर में भी महंगाई है। तो बस अपने माँ बाप की कदर करें। और शबीर भाई 2 मैसेजेस आपके लिए हैं कि शबीर भाई जैसे लड़ताड़ते हैं ना हुकूमत को, वैसे कोई भी नहीं लड़ताड़ता। अच्छा, लास्ट टाइम में शबीर भाई आए थे, थोड़ा सा डिले हो गया तो सॉरी फॉर द लास्ट टाइम। आप आया फिर आप चले गए थे तो सॉरी करना मुझे जरूरी था, मैंने स्टार्ट में नहीं किया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और ये वो पैनल है जो कि हम एजुकेशन पर तो बात करते हैं, अली भाई की बात हो या डॉक्टर साहब की बात हो, लेकिन शबीर शफकत भाई का जिस प्रोग्राम में होते हैं उस प्रोग्राम में अगले बंदे का दिल खुश होता है कि उनके जितने भी जख्म है उन पर मरहम शबीर शफकत भाई लगाता है बगैर डरे हुए। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और इसी के साथ एक वक्फ़े के बाद मज़ीद आपको मेहमानों से मिलवाएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत, ज़ीशान नज़र।